देखो जैसे जैसे एसएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर किए, क्या क्या आपके पॉसिबल डाउट हो सकते हैं, तो सभी को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखो टियर 1 एग्जामिनेशन आप सभी देकर आए हो, तो आपको ये पता ज़रूर है कि आपके पास कौन से जो सेक्शन है यानी कौन से जो चैप्टर है आपके वो वीक है। जैसे ऐसा हो सकता है किसी एस्पिरेंट का परसेंटेज में कोई टॉपिक है वो आपका वीक हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है SICI के, या फिर आपसे रेस के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपकी थोड़ी परेशानी हो सकती है, मिक्सचर एलिगेशन में परेशानी हो सकती है। तो ये आपको खुद को पता है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है। तो पहली बात तो ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो आपके कौन कौन से चैप्टर वीक हैं जो आपने अभी तक नहीं किए, अच्छे से आपको नहीं आते। पहली बात, यदि आप ये पता नहीं कर पा रहे हो सही से अभी भी, तो आपको क्या करना है कि एक रिलेवेंट मॉक टेस्ट दे के देखना है जो अपना मेंस एग्जाम के लिए, तो जिससे आप पता कर पाओगे कि आपका कौन सा सेक्शन है वो वीक है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है जैसे कंपैरेटिवली जो अदर सेक्शन है वो आपको आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपनी कमजोरी पता लगानी है कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं। फिर उसके बाद में उन चैप्टर्स को आपको काम करना है, उन चैप्टर्स पे पहले। तो पहले तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला कवर करना है कि जो आपके वीक सेक्शन है उनको यहाँ से हटाना है, तो उन चैप्टर्स पे थोड़ी अच्छी कमांड बनानी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अब देखिए जो इस बार जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो डेफिनेटली ये आपने टियर 1 में नहीं पढ़े होंगे, तो अब टियर 2 में ये ऐड हुए हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा इनको। तो ये टॉपिक तो आपके वैसे ही ऐड हो गए, तो आपके कुछ यहाँ पे वीक सेक्शन वाले जो चैप्टर हैं वो ऐड हो गए, प्लस आपके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहला जो आपका काम होना चाहिए, पहले इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला काम हो गया। तो ये आपको इन पे कमांड बनानी है पहले सबसे। इसके बाद में आपका हो जाएगा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट। अब दूसरी चीज़ कि यदि आपके ये चैप्टर में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सभी चैप्टर लगभग क्लियर से हैं, तो फिर उसके बाद में क्या है, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, कौन से क्वेश्चंस की करनी है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो देखिए, अब दूसरी चीज़, एक आपका डाउट ये भी रहता है कि क्वेश्चंस तो आते हैं आपको, तो यानी आपने कंसेप्ट तो सभी पढ़ रखे हैं, तो लेकिन क्वेश्चन है वो टाइम पर नहीं हो पाते। तो देखिए ये टाइम पर नहीं हो पाते, इसके क्या रीज़न है इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो पाएगा। देखो पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि क्वेश्चंस टाइम पे नहीं हो पाते, मतलब क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, तो टाइम कहाँ लगेगा। पहली बात, क्वेश्चंस को रीड करने में टाइम लग रहा है, रीड करने में यानी अंडरस्टैंड करने में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है वो हम समझ नहीं पाए सही से, तो उसमें टाइम लग सकता है पहली बात। तो ये तब हो सकता है जब क्वेश्चंस बड़ा हो थोड़ा सा, तो उसको नए क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं कि उनको रीड करने में पहले उसे फेमिलराइज नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को रीड करने में ये चांसेस कम होते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जो आपने पहले ऑलरेडी देख रखे होते हैं। तो और बाकी मैथ सेक्शन की बात करें, कोई एक आध ही क्वेश्चन होता है जिसकी थोड़ी जो आपके पास लैंग्वेज थोड़ी बड़ी आती है, बाकी क्वेश्चंस होते हैं 2-2 3-3 लाइन के, एक लाइन का ही होता है जिसको समझ सकते हो, तो इसमें टाइम थोड़ा कम ही जाता है, पहली बात। दूसरा, अब इसमें कहोगे कैलकुलेशन, तो देखो कैलकुलेशन का रोल होता है लेकिन इतना रोल भी नहीं होता आपके टाइम कंज्यूमिंग में, ठीक है। कैलकुलेशन का होता है लेकिन इतना ज़्यादा रोल नहीं है जिसको आपकी ओवरऑल पूरी चीज़ आप कैलकुलेशन पे बोल दो कि कैलकुलेशन की वजह से आपके पूरे क्वेश्चन से वो छूट गए, ऐसा नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है कि क्वेश्चंस तो आते हैं फिर टाइम नहीं हो पाता। देखो ये ऐसा इसलिए है, पहली बात समझिए इसको, कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो आप वो वाला मेथड है आपका जिसमें आपका टाइम लगता है। तो उस मेथड को एनहांस करने की ज़रूरत है, पहली चीज़ उस मेथड पे काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपका जो मेथड है वो उससे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो हो सकता है उसका कोई दूसरा मेथड हो, छोटा मेथड हो, जिससे आपके पास कोई रिजल्ट हो, जिससे आप वो यदि वो रिजल्ट आप याद कर लेते हो, तो वो क्वेश्चंस जो 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड में हो रहा था, तो वही क्वेश्चन अब घट के आपके पास 30 सेकंड में हो जाए मात्र, तो मतलब 1 मिनट आपने बचा लिया। यानी पहले 1.5 मिनट में हो रहा था वो क्वेश्चन और आपने वो 30 सेकंड में कर दिया अभी फिलहाल में, कोई रिजल्ट याद कर कर, तो फिर समझ रहे हो यहाँ पे 1 मिनट बच गया। तो
इस टाइप से है ना, जो वो टाइम है वो यहाँ पे टाइम आपका बचने वाला है। तो पहली चीज़, तो अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो ये जब ये पता ऐसे लगेगा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे उसमें आपका जो मॉक टेस्ट सीरीज रहती है उसमें आपका टाइम लिखा रहता है पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और बाकी एस्पिरेंट ने इसको कम टाइम में किया है, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ अलग सा मेथड है इनका क्वेश्चंस को करने का। तो उस क्वेश्चंस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये उनके लिए जिनके पास टाइम कम पड़ जाता है। तो ये बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। साथ में उन क्वेश्चंस पे आपको पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस को सर्च करना है, उन चैप्टर्स को सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है और किसी अपने फ्रेंड से समझना है, किसी टीचर से समझना है। तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, जिससे उस क्वेश्चंस का कोई एक शॉर्ट मेथड आपको मिल जाए, या फिर आपको खुद को डेवलप करना है। जैसे कि आपने कोई उसका पर्टिकुलर का क्वेश्चंस का डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन है, उसको सॉल्व कर रहे हो आप, उससे फाइनल कोई रिजल्ट आया, आपको पता है इस रिजल्ट से ये क्वेश्चन जल्दी बन सकता है, तो उस रिजल्ट को लिख लेना अलग कॉपी में, तो वहाँ से आपका क्वेश्चंस का जो टाइम है वो बच जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इस पे काम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था कि प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस की करनी है। तो अपने आप क्या है कि जैसे कि आपको पता चल गया, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये वाला फॉर्मूला है x³ y³ और प्लस z³ -3xyz। अब ये क्वेश्चन आता है ये वाला, इस फॉर्मूले पे 3 फॉर्मूले मैंने आपके पास डिस्कस किए हैं। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, बार बार लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसके तीनों फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखोगे तो फॉर्मूला नहीं रखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखोगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन उसी हिसाब से करोगे कि x + y + z की वैल्यू दी हुई है तो उसको यहाँ पे लिख दिया, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया और -3 टाइम्स इसका लिख दिया, ठीक है, x y y z z x का। तो आप डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। अब ये होगा कैसे, कि कौन सा फॉर्मूला होगा, ये बार बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस की। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे उतने ज़्यादा आपके वो जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपके कंसेप्ट है, वो थोड़े और अच्छी उन पे पकड़ बनने वाली है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका है, यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, टाइम पर नहीं हो पाते। ये एक ही चीज़ का कमी के कारण है कि प्रैक्टिस कम की है हमने क्वेश्चंस की, उस वजह से ये हो रहा है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और मेथड पे थोड़ा सा काम करेंगे तो ये वाला जो है चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ये वाली चीज़ समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा था कि सिलेबस में करना क्या है बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो चैप्टर्स बताए कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और जो आपके वीक सेक्शन है उन पे काम करना है। तो सबसे पहले इसका सोर्सेज क्या हो सकता है, कोई भी आपने जो भी कोर्सेज परचेज कर रखा है, वेदर ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो सबसे पहले वहाँ से उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो आपका चैप्टर छूटा हुआ है। परसेंटेज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, डिस्काउंट वाला हो सकता है, SICI हो सकता है, जो भी, और ये आपको खुद को पता है कि आपका चैप्टर कौन सा वीक है। और 2 चैप्टर आपके स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गए। तो सबसे पहला काम है कि उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना, ये हो गया। इसके बाद में मैंने बताया था कि प्रैक्टिस करना है, जिनका चैप्टर सब कुछ कंप्लीट है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस की करना है, तो स्टार्टिंग में मैंने पहले ही एक लाइन बोली थी कि आप जैसे जैसे प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना कहीं बार बार वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होके आ रही है। अब कोई क्वेश्चन है जो आपने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, तो पहले मान लो आपने उस क्वेश्चन में 2 मिनट लगाया और वो बार बार दोबारा आपके पास रिपीट हुआ, तो आप उसको 2 मिनट्स में डेफिनेटली कम में करोगे, ठीक है, 2 मिनट से कम में करोगे। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब पहले आपने उस क्वेश्चन को किया हुआ है, उस क्वेश्चन पे काम किया हुआ है। तो भले ये क्वेश्चन बड़ा हो, लेंथी हो, लेकिन ये दोबारा आपके पास अपीयर होगा, सामने दिखेगा, तो आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में करोगे। तो यही बस एक ट्रिक है, एक छोटी सी, कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि रिपीट होते हैं। आपके पास 85% क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होंगे, आपको पता लग जाएगा आप जो क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करोगे तब। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि अभी आपको क्या करना है, अभी से स्टार्ट, पीछे से स्टार्ट करना। पीछे से मतलब अभी जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए ना उनसे स्टार्ट करना और पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, पिछले सालों की तरफ जाना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने, लेकिन लगाने किस ऑर्डर में है, तो सबसे पहले अभी जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, तो रिसेंट में एग्जाम हुए 2 आपके 2022 के जो भी एग्जाम्स हुए पहले वो लगाने, फिर 2021 पे जाना, फिर 2020 पे, फिर 2019, 2018।
2018 पे, उसके बाद 2018 से पीछे मत जाओ, अभी पहले 2018 तक पे अपनी कमांड बनानी, क्योंकि जब पैटर्न चेंज हुआ है 2018 से ही हुआ है, तो क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में लगाना, पहले 2022 के, फिर 21 के, और फिर 20 के, फिर 19 के, इस तरीके से। ये बात समझ में आई। अब अभी फ़िलहाल में स्टार्ट कहाँ से करना है कि देखो 2020 और 2021 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था आपका। अब मेंस यहाँ पे आपको पता है कि 2020 से आपका एक ही शिफ्ट में होने लग गया है, तो 2020 में आपके पास एक ही शिफ्ट में हुआ था, लेकिन एक जो 2020 के हैं उसके 2 पेपर है, ठीक है, एक 29 को है शायद और एक 3 तारीख को या 2 तारीख को है जनवरी, एक फरवरी में। तो इसमें 2 दिन हुआ था आपका पेपर, एक ही शिफ्ट में था, तो फिर किसी रीज़न की वजह से वो दो बार कराया गया था। तो 2020 के तो 2 मेंस के पेपर है, यानी 200 क्वेश्चंस तो 2 आपके पास 2020 के हैं, और 2021 का तो एक ही शिफ्ट हुआ था, तो 100 क्वेश्चन यहाँ है। तो पहले आपको टारगेट करना है कि ये जो 300 क्वेश्चंस हैं 2020 और 21 के मेंस के, ये 300 क्वेश्चन है, पहले टारगेट ये करना है कि ये 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। ये बात समझ में आ गई। तो इसके लिए ऑलरेडी भी मैंने क्या किया है कि एक सीरीज स्टार्ट कर दी है ये 300 क्वेश्चंस के लिए चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने क्या किया कि आपके पास अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस हैं, पहली क्लास में अलजेब्रा कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। उसमें जो भी क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे गए सीजीएल मेंस में 2020 में और 21 में, वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आपके पास सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये सबसे पहला टारगेट होना है आपको कि ये पहले 300 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। इनमें जो भी मेथड आपको अप्लाई हो रहा है, जो भी रिजल्ट आपको अप्लाई हो रहा है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये सभी मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो पहला टारगेट तो ये हो गया। इसके बाद में आपका जो टियर 1 एग्जामिनेशन है 2022 की, जितनी भी शिफ्ट हुई है, 13 तारीख को आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुछ दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। तो 4 शिफ्ट हुई है पर डे के हिसाब से, तो जितनी भी शिफ्ट है टोटल, उसमें जितने क्वेश्चन है पर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको करके जाने अपने मेंस एग्जाम से पहले, क्योंकि अब ये रिसेंट वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है एग्जाम्स में। तो ये चीज़ हो गई, ये रिसेंट का हो गया। एक सीपीओ 2022 के पेपर्स हैं, तो ये आपको करके जाने। कुछ क्वेश्चंस मैंने पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, ठीक है, चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहला टारगेट ये वाला हो गया। फिर आपको ये इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, फिर उसके बाद में क्या करना है। देखो ये 2020 में जो सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ था ना, इसका मेंस का पेपर तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया, लेकिन ये प्री एग्जाम हुआ था। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उनका अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल अच्छा है 2020 में। तो ये क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली करके जाने हैं, ये वाला। और 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ शिफ्ट में 1-2 शिफ्ट हैं, उनमें थोड़े से कंपेरेटिवली कुछ क्वेश्चंस आसान हैं, लेकिन बाकी शिफ्ट में क्वेश्चंस है वो अच्छे हैं। तो ओवरऑल आपको बाकी सभी शिफ्टें यहाँ पे कर लेनी है। तो 2021 की सभी शिफ्ट 21 शिफ्ट हो गई। तो इनके सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं चैनल पे, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2021 के हो गए सभी और 2020 के हो गए सभी। ये आपको सभी क्वेश्चंस करके जाने टियर 1 एग्जामिनेशन। टियर 2 के तो यहाँ पे हो ही गए, तो ये हो गया। इसके बाद में इतना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर पीछे जा सकते हो, फिर 2019 पे जा सकते हो, 2018 पे जा सकते हो। लेकिन पहला टारगेट है कि ये पहले जो अभी रिसेंट में हुए हैं, इनको पहले कवर करना है। तो आई थिंक अभी सभी पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। बाकी सबसे पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि जो भी आपका पहले जो चैप्टर छूटा हुआ है उस पर काम करना है। इसके बाद में प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है, और बीच बीच में मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो उसके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कोई डाउट रहता है तो ये टेलीग्राम चैनल है आपका, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। और जो भी क्लासेस मैंने बताया था ऑलरेडी कि ये हम सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रहे हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसके जो पीडीएफ्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इस पर ही मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपका कोई क्वेरी रहता है तो वो भी पूछ सकते हो, आपका ग्रुप भी ऑलरेडी अलग से बना हुआ है। तो ये बातें हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स हैं मैंने वो कवर कर दिए। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।